तो आज संस्कृतिकरण का अध्ययन हम लोग करेंगे और ये संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है इसके अंतर्गत जो हमें समझना है, तो पहला चीज़ हमें ये देखना है कि ये अवधारणा क्या है। एज ए कंसेप्ट संस्कृतिकरण की अवधारणा क्या है, और इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि हम देखेंगे कि इससे सामाजिक के परिवर्तन किस प्रकार से होता है, और तीसरा जो इसका एंगल है इसमें हम ये देखेंगे कि इससे सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे होता है। और चौथी जो इसके आयाम है उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि संस्कृतिकरण की अवधारणा की सीमाएं क्या है। यानी जब कभी भी आप संस्कृतिकरण पढ़ते हैं तो इन चार महत्वपूर्ण आयाम का अध्ययन संस्कृतिकरण के अध्ययन के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही साथ जब हम पश्चिमीकरण की अवधारणा पढ़ेंगे तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से संस्कृतिकरण पश्चिमीकरण से भिन्न है, दोनों किस प्रकार से एक दूसरे से डिफरेंट है, तो यह भी हम समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये संस्कृतिकरण की अवधारणा है क्या। लेकिन इसको समझने के पहले हमें एक चीज़ ध्यान ये रखना होगा कि संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन एम.एन. श्रीनिवास ने, ये भारत के एक महत्वपूर्ण मानवशास्त्री हैं और इन्होंने रिलीजन एंड सोसाइटी एमोंग द कुड्स ऑफ साउथ इंडिया, राइट, 1952, ये इनकी बुक है। और इससे जो बुक है, इस वर्क जो है, इस वर्क में एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया। और इस अवधारणा के अंतर्गत संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है इसको एम.एन. श्रीनिवास क्या कह रहे हैं, तो एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं कि संस्कृतिकरण भारतीय समाज में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की एक अंतःजनित प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत निम्न जाति अथवा जनजाति उच्च जाति की संस्कृति, उसके विचार, उसके जीवन पद्धति का अनुसरण करती है। और कुछ दिनों के बाद जो निम्न जाति है या जनजाति है, स्वयं के लिए हिंदू जाति व्यवस्था के अंतर्गत ऊंची स्थान की मांग करती है, और कभी कभी उनके इस मांग को स्वीकार कर लिया जाता है, जिसके कारण भारत की जाति व्यवस्था में पदमूलक परिवर्तन होता है, लेकिन इससे संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता। अब ये ध्यान रखना है कि एम.एन. श्रीनिवास जो संस्कृतिकरण का अप्रोच है, इसके अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो निम्न जाति है, पूरे जाति समूह की बात कर रहे हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा के अंतर्गत वह व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, वे पूरे जाति समूह की बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक जाति पूरी तरह से उच्च जाति के जो व्यवहार प्रतिमान है उसका अनुकरण करती है और स्वयं के लिए जाति पद सोपान में उच्च स्थान का दावा करती है। और कभी कभी इस दावे को स्वीकार कर लिया जाता है, जिससे जाति व्यवस्था में पदमूलक परिवर्तन होता है, स्थैतिक परिवर्तन होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई निम्न जाति है जिसका पहले स्थान यहाँ पर है,
और वह संस्कृतिकरण करती है और संस्कृतिकरण करके स्वयं के लिए यहाँ पर स्थान की डिमांड करती है, उच्च स्थान की डिमांड करती है। तो कभी कभी उसके डिमांड को स्वीकार कर लिया जाता है और इससे इसके स्थान में परिवर्तन होता है, और इसके स्थान में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन से भारतीय समाज में, भारतीय जाति व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। दूसरे शब्दों में एम एन श्रीनिवास कह रहे हैं कि संस्कृतिकरण क्या है कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के अंतर्गत ऊर्ध्व सामाजिक गतिशीलता है, यानी वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। संस्कृतिकरण के माध्यम से भारतीय समाज में वर्टिकल सोशल मोबिलिटी होती है और जिसके अंतर्गत कोई निम्न जाति है वह जाति व्यवस्था में स्वयं के लिए ऊंचे स्थान की मांग करती है, और इस ऊंचे स्थान की मांग करने के लिए सबसे पहले वो क्या करती है कि उच्च जातियों के जो जीवन प्रतिरूप है उस जीवन प्रतिरूप का अनुकरण करती है, और जब उसके इस दावे को स्वीकार कर लिया जाता है तब भारत की जाति व्यवस्था में वर्टिकल सोशल मोबिलिटी होती है, और इस वर्टिकल सोशल मोबिलिटी के कारण जो है भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन होती है, और इस कारण से संस्कृतिकरण भारतीय समाज में सामाजिक सांस्कृतिक गति परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसकी चर्चा एम एन श्रीनिवास करते हैं। इस प्रकार अवधारणा के रूप में हम इस बात को समझ सकते हैं कि यह भारतीय समाज में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जाति व्यवस्था में वर्टिकल सोशल मोबिलिटी होती है। और इस तरह से ये भी बात बोलते हैं कि भारतीय जो जाति व्यवस्था या जाति व्यवस्था कभी भी स्टैटिक नहीं रही है, कभी भी इतनी कठोर नहीं रही है कि इसमें कोई परिवर्तन हो नहीं सके। लेकिन दूसरी बात जो एम एन श्रीनिवास कह रहे हैं कि जाति की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान ये रखना है कि संस्कृतिकरण से जाति के स्थान में पदमूलक परिवर्तन होता है, लेकिन संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है। संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है, राइट। यानी ऑलरेडी स्थान में परिवर्तन तो होगा लेकिन संरचना में परिवर्तन नहीं होगा। यह स्ट्रक्चर जो जाति की है वह बनी रहेगी जिसमें उच्च, मध्य और निम्न जातियां लगातार विद्यमान रहेगी, और यह संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है भारतीय समाज में, और इसके माध्यम से हम सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन को समझ सकते हैं। दूसरा, जब आप संस्कृतिकरण को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो संस्कृतिकरण भारतीय समाज में ऐतिहासिक संदर्भ में भी देखने को मिलती है। ऐतिहासिक संदर्भ का मतलब क्या है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया ये कोई कंटेम्प्ररी इंडियन सोसाइटी की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये ऐतिहासिक काल से दिखाई देती है जहाँ पर निम्न जाति स्वयं को उच्च जाति के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करती है, और कभी कभी उनके उस प्रयास को स्वीकार भी कर लिया जाता है। जैसे एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि कायस्थ जाति जो भारतीय समाज में है, कायस्थ जाति की उत्पत्ति भारतीय समाज में गुप्ता काल में होती है, और उस समय जो गुप्त काल के जो लॉ बुक हैं, जो स्मृति ग्रंथ है, उन स्मृति ग्रंथ में कायस्थ जाति की चर्चा शूद्र जाति के रूप में है। लेकिन यह जाति संस्कृतिकरण करती है और आधुनिक काल में यह जाति उच्च जाति के रूप में स्थापित हो जाती है, और इसके कारण भारत की जो जाति व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंतर्गत जो कायस्थ जाति है इसके स्थान में पदमूलक परिवर्तन होता है, और यह निम्न जाति से उच्च जाति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। एम एन श्रीनिवास की यह जो अवधारणा है, इस अवधारणा की जांच करने के लिए कई मानव शास्त्रियों ने
बाद में केस स्टडी किया, जिस केस स्टडी के माध्यम से भी आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, जिसमें एक तो इम्पॉर्टेंट जो केस स्टडी है विलियम रोज का। ये विलियम रोज सेनापुर की नोनिया, राइट, ये यूपी में ये सेनापुर गांव का अध्ययन करते हैं और सेनापुर गांव के अध्ययन के आधार पर ये पाते हैं कि नोनिया जो जाति है पहले निम्न जाति के रूप में मानी जाती थी, लेकिन इस जाति ने संस्कृतिकरण करके और स्वयं के लिए ठाकुर होने का दावा किया और फिर इसको 10वें ठाकुर के रूप में स्वीकार कर लिया गया और जिसके कारण इसके स्थान में परिवर्तन होता है और यह एक संस्कृतिकरण का बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट केस स्टडी है ये डेविड पोकॉक ने, इन्होंने केस स्टडी किया गुजरात की कुनबी पर। कुनबी एक जाति है गुजरात में जो पहले निम्न जाति मानी जाती थी, लेकिन कुनबी जाति ने स्वयं को संस्कृतिकरण किया और संस्कृतिकरण के माध्यम से कुनबी जाति ने भारत की जाति व्यवस्था में स्वयं के लिए ऊंच स्थान यानी पटीदार होने का दावा किया और बाद में इसे स्वीकार कर लिया गया, जिसके कारण यह पटीदार के रूप में स्थापित हो गया और इस तरह से इसके स्थान में परिवर्तन होता है जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन को रेखांकित करता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट केस स्टडी जो है ये एफ.जी. बेली का है और एफ.जी. बेली जो है स्टडी करते हैं उड़ीसा के विशीपाड़ा गांव में, उड़ीसा के विशीपाड़ा गांव, और ये बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है संस्कृतिकरण के संदर्भ में, क्योंकि यहाँ पर ये एक ताड़ी का व्यवसाय करने वाला काफ़ी निम्न जाति जिसे अस्पृश्य भी माना जाता है, उसको इन्होंने देखा कि किस प्रकार से ताड़ी का कार्य करने वाली अस्पृश्य जाति संस्कृतिकरण का प्रयास करके स्वयं को प्रभु जाति के रूप में स्थापित करती है, उच्च जाति के रूप में स्थापित करती है और जिसके कारण सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। तो एक तरह से जब कभी भी अगर भारतीय मानव विज्ञान में अगर बहुत अच्छा मार्क्स आपको प्राप्त करना है तो अवधारणा के साथ साथ कुछ केस स्टडी अगर आप देते हैं तो फिर उससे आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। और हम लोग जो ये अध्ययन कर रहे हैं ये मार्क्स के लिए कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से आपने इस बात को समझा कि संस्कृतिकरण जो है भारतीय समाज में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की अंतर्जनित प्रक्रिया है। दूसरा जो इसके एस्पेक्ट है इसमें हमें ये देखना है कि संस्कृतिकरण के माध्यम से किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन होता है। तो सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए सबसे पहला चीज़ क्या है कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, तो यह सामाजिक संबंधों में परिवर्तन है, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। और ये सामाजिक संबंधों में परिवर्तन संस्कृतिकरण के माध्यम से किस प्रकार होता है। पहला परिवर्तन जैसा कि हमने बताया कि संस्कृतिकरण से भारतीय जाति व्यवस्था में पदमूलक परिवर्तन होता है, जाति व्यवस्था में पदमूलक परिवर्तन होता है। अब इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि पदमूलक जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन के अंतर्गत हमने कॉन्सेप्ट को समझने के क्रम में आपको बताया कि सेनापुर की न्यूनिया जनजाति जो कि संस्कृतिकरण से पूर्व एक निम्न जाति मानी जाती थी, संस्कृतिकरण के बाद वो 10वां ठाकुर बन गई, जिसके कारण उसके स्थान में वर्टिकल परिवर्तन होता है। इसी प्रकार की स्थिति कायस्थ जाति के संदर्भ में हमने देखा कि किस तरह से कायस्थ जाति वर्टिकल परिवर्तन करके स्वयं को उच्च जाति के रूप में स्थापित करती है। इसी प्रकार जब
डेविड पोकॉक ने अध्ययन किया कुणबी का, तो कुणबी भी अपने स्थान में पदमूलक परिवर्तन करता है। इसी प्रकार की व्यवस्था एफ जी बेली की अध्ययन में दिखाई देती है। इसके साथ ही जैसे कि आप देखेंगे कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो 9 इमर्जिंग जो डोमिनेंट कास्ट है, नवीन जो प्रभु जातियाँ हैं, ये नवीन प्रभु जातियाँ संस्कृतिकरण के माध्यम से अपने स्थान में पदमूलक परिवर्तन करती है, जिसके कारण जो जाति संस्कृतिकरण करती है उसके साथ जो उच्च जातियां हैं उनके व्यवहार में परिवर्तन होती है, और अब उनके साथ जो व्यवहार हो रही है यह व्यवहार समतामूलक व्यवहार हो जाती है, और इसलिए संस्कृतिकरण से सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में हम देखते हैं तो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ जनजातियां भी संस्कृतिकरण करती है, और ये जनजातियां स्वयं को हिंदू समाज में आत्मसात करने का प्रयास करती है। कैसी आत्मसात करती है? तो जैसा कि सुरजीत सिन्हा ने अध्ययन किया भूमि जनजाति का, और उस अध्ययन में सुरजीत सिन्हा ने पाया कि भूमि जनजाति संस्कृतिकरण करके स्वयं को क्षत्रिय के रूप में स्थापित कर लेती है। इसी प्रकार का अध्ययन एस के श्रीवास्तव के अध्ययन में दिखाई देता है, जिन्होंने थारू जनजाति का अध्ययन किया, और थारू जनजाति के अध्ययन में उन्होंने पाया कि थारू स्वयं को संस्कृतिकरण के माध्यम से राजपूत के रूप में स्थापित कर लेती है। जब डीन मजुमदार खस जनजाति, उत्तराखंड की खस जनजाति है, उसका अध्ययन करते हैं तो उसमें भी वह पाते हैं कि खस जनजाति जो है संस्कृतिकरण के माध्यम से स्वयं को राजपूत के रूप में स्थापित कर लेती है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में, जिसको आप समझ सकते हैं। एक तो निम्न जातियाँ जब उच्च जाति बन रही है तो उच्च जातियों के जो व्यवहार प्रतिमान है जब उसका अनुसरण करती है तो उनके स्थान में जो परिवर्तन होता है उसके कारण जो पहले से उच्च जातियों का उनके साथ व्यवहार था उस व्यवहार में परिवर्तन होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि बिहार में 1937 ईस्वी में यादव कुर्मी कुंवरी ने स्वयं को एकजुट करते हुए त्रिवेणी संघ की स्थापना की थी और जनेऊ धारण करते हुए स्वयं को क्षत्रिय होने का दावा किया था। उस समय उच्च जातियों ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे ये जातियाँ संस्कृतिकरण करते गई और आज के डेट में डोमिनेंट कास्ट के रूप में स्थापित हो गई है, जो कि दिखा रहा कि संस्कृतिकरण के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन हो रहा। इसके अलावा जो तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि संस्कृतिकरण के माध्यम से हमने कहा कि जब निम्न जाति हैं वो उच्च जाति के जीवन प्रतिरूप को अपनाती है, तो उच्च जाति के जीवन प्रतिरूप को जब अपनाती है तो यहाँ स्त्रियों की स्थिति में भी परिवर्तन होता है। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन, और स्त्रियों की स्थिति में जो परिवर्तन है यानी स्त्री पुरुष जो संबंध है उसमें परिवर्तन हो रहा है। और कैसे ये परिवर्तन हो रहा स्त्री एवं पुरुष के संबंधों में? क्योंकि जब निम्न जाति की स्त्री की बात करते हैं तो निम्न जाति की स्त्रियां आमतौर पर कामकाजी होती है और घर से बाहर भी खेत में जाकर काम करने की उसे स्वतंत्रता होती है और उसका अपने पति के साथ समतामूलक संबंध होता है। लेकिन जब कोई निम्न जाति संस्कृतिकरण करती है और उच्च जाति के व्यवहार प्रतिमान का अनुसरण करती है तो यहाँ पर जो संस्कृतिकरण करने वाली जातियाँ हैं वह जातियाँ स्त्रियों पर प्रतिबंध लगाती है और स्त्री के जो सामाजिक गतिशीलता है उसको अवरुद्ध कर दिया जाता है और उसे जो स्वतंत्रता प्राप्त है उस स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया जाता है और पितृसत्तात्मक व्यवस्था को वह स्त्री बहुत प्रभावशाली तरीके से एक्सेप्ट करती है। एक तरह से देखा जाए तो संस्कृतिकरण के माध्यम से जो स्त्रियां हैं, जो जातियां संस्कृतिकरण करती है, स्त्रियों की स्थिति में नकारात्मक परिवर्तन ही होता है, यहाँ सकारात्मक परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सामाजिक परिवर्तन का, तो उसमें
जैसे ही कोई जाति संस्कृतिकरण करती है तो वह उच्च जाति के विवाह एवं संयुक्त परिवार, ये दोनों प्रथा को अपना लेती है। यानी कि उच्च जातियों में सामान्यतः एकल विवाह का प्रचलन है, तो जो जातियां जो है संस्कृतिकरण करती है वह जाति एकल विवाह व्यवस्था को अपनाती है, और दूसरा संस्कृतिकरण करने वाली जाति जो है संयुक्त परिवार प्रणाली को भी अपना लेती है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि संस्कृतिकरण करने वाली जाति जो है विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध लगा देती है। तो चूंकि विधवा पुनर्विवाह पर वह प्रतिबंध लगाती है और इसलिए जब संस्कृतिकरण होता है तो इससे सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन होता है। और अगला, अगर सामाजिक संबंधों में परिवर्तन को समझना है तो अगला एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आमतौर पर यह देखने को मिलता है कि उच्च जातियाँ निम्न जाति के संस्कृतिकरण के प्रयास का विरोध करती है, और इस विरोध के कारण कभी कभी उच्च जाति और संस्कृतिकरण करने वाली जातियों के बीच संघर्ष होता है, और इस संघर्ष को भी सामाजिक परिवर्तन का एक माध्यम माना जाता है। क्योंकि सामाजिक परिवर्तन अगर होगा तो सामाजिक परिवर्तन में एक चीज़ तो ये होता है कि जो रूढ़िवादिता है उस रूढ़िवादिता का प्रतिरोध किया जाता है, और उस रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए संघर्ष आवश्यक होता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि संस्कृतिकरण सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो एस्पेक्ट है सांस्कृतिक परिवर्तन, यानी संस्कृतिकरण से किस प्रकार से सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। यानी सांस्कृतिक तत्वों में परिवर्तन को हम सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये कैसे संस्कृतिकरण से सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा, तो पहला चीज़ याद रखना है कि संस्कृतिकरण से लघु परंपरा का परित्याग एवं बृहत परंपरा का अनुसरण किया जाता है। पहला चीज़ ध्यान ये रखना है आपको। अब इसको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर कोई जाति निम्न जाति है और वह संस्कृतिकरण करती है, तो संस्कृतिकरण करती है तो संस्कृतिकरण के पूर्व निम्न जातियाँ मुख्यतः लघु परंपरा से संबंधित होती है। यानी कि उनकी जो देवी देवता हैं, जिन स्थानीय देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनसे संबंधित साहित्य नहीं है, लेकिन बृहद परंपरा जो राष्ट्रीय स्तर की परंपरा होती है उसकी चर्चा साहित्य में होती है, ग्रंथों में होती है। और इसलिए जब कोई संस्कृतिकरण कोई जाति करती है तो रामायण महाभारत गीता की जो पुराण की जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को आत्मसात करती है। और इस तरह से क्या होता है कि एक तरफ वो लघु परंपरा को छोड़ती है और बृहद परंपरा को अपनाती है, जिससे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट परिवर्तन संस्कृति के क्षेत्र में दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है कि जब जनजाति जो है संस्कृतिकरण करती है, तो जनजातियाँ संस्कृतिकरण करती है तो जनजातियाँ जो है टोटम जो पूजा है, टोटम पूजा, इसका प्रत्याग कर देती है या आत्मावाद का प्रत्याग कर देती है। और इसके जगह जो है हिंदू जो समाज के देवी देवता हैं, जो बहुदेवादी देवी देवता हैं, उन देवी देवताओं की आराधना करने लगती हैं। और ये देखने को मिला है कि जैसे सच्चिदानंद ने जब गोंड जनजाति का अध्ययन किया तो सच्चिदानंद ने पाया कि गोंड जनजाति के लोगों ने संस्कृतिकरण के माध्यम से हिंदू देवी देवताओं यानी शिव पार्वती की पूजा करने लगे हैं और वे अपनी परंपराओं को छोड़ रहे हैं, जिससे सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब कोई जाति या जनजाति संस्कृतिकरण करती है तो वह हिंदू जीवन पद्धति के अंतर्गत जीवन यात्रा संस्कार
को अपनाती है। ये जीवन यात्रा संस्कार का मतलब क्या होता है कि हमारे जीवन से संबंधित कई संस्कार होते हैं। जैसे हिंदू समाज के अंतर्गत 16 संस्कार की चर्चा है। तो जब कोई जाति संस्कृतिकरण करेगी तो संस्कृतिकरण करने के क्रम में वह इन संस्कारों को अपनाएगी। यानी कि हम नामकरण संस्कार बच्चों को कर सकते हैं, हम उसके जातक्रम संस्कार कर सकते हैं, हम उसके जनेऊ धारण संस्कार कर सकते हैं। और इस तरह के जो संस्कार होते हैं उस संस्कार के माध्यम से वह जाति व्यवस्था के अंतर्गत जाति के जो पद सोपान है उस पद सोपान में अपने स्थान को ऊपर करने का प्रयास करती है, और जिसके कारण समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें चौथा चीज कि संस्कृतिकरण से भोजन, व्यवहार प्लस वस्त्र परिधान में भी परिवर्तन हो रहा है। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान ये रखना है कि जैसे कोई जाति जब निम्न जाति है और उच्च जाति के जीवन प्रतिरूप को अपनाती है तो आमतौर पर निम्न जातियाँ मांस मदिरा का सेवन करती रही है, जबकि उच्च जातियाँ शाकाहार जीवन पद्धति, शाकाहार भोजन पद्धति का अनुसरण करती रही है। तो जब कोई जाति संस्कृतिकरण करती है निम्न जाति, तो वह मांसाहार जो भोजन व्यवहार है उसका परित्याग करती है और शाकाहार भोजन पद्धति को अपनाती है, सात्विक भोजन पद्धति को अपनाती है, जिसके कारण सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। दूसरा, वस्त्र परिधान। जैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि पर्दा प्रथा जो है, स्त्रियों के संदर्भ में पर्दा प्रथा का प्रचलन जो है ये उच्च जातियों में देखने को मिलता है। तो जब कोई निम्न जाति संस्कृतिकरण करती है तो उसकी स्त्रियां भी पर्दा प्रथा को स्वीकार कर लेती है और इस तरह से उसके वस्त्र परिधान में भी परिवर्तन होता है। साथ ही साथ पुरुष वर्ग के भी वस्त्र परिधान में भी परिवर्तन होगा, उसके आचार विचार में परिवर्तन होगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। और इस सब तरह की जो परिवर्तन है इसको सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में हम देखते हैं। और इस तरह एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं कि संस्कृतिकरण सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की एक अंतःजनित प्रक्रिया है जिसने भारतीय समाज में व्यापक तौर पर सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन करने का कार्य किया है। अब इसके बाद जो है जब संस्कृतिकरण आप पढ़ते हैं तो फिर हमें ये देखना है कि संस्कृतिकरण की सीमाएं क्या है, इसकी क्या सीमाएं हैं। राइट, यानी आमतौर पर आपके प्रश्न जो है आलोचनात्मक पूछे जाते हैं तो आलोचना के लिए आपके पास पॉइंट होनी चाहिए। और इसमें जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है संस्कृतिकरण की, जब हम आलोचना करते हैं तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एम.एन. श्रीनिवास भी कहते हैं कि संस्कृतिकरण से संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता। संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता। राइट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यह एक संकुचित अवधारणा है। ध्यान ये रखना। राइट, यह एक संकुचित नैरो कंसेप्ट है, क्योंकि इससे जाति व्यवस्था के में केवल पदमूलक परिवर्तन होता है, इससे जाति की संरचना नहीं टूटती है। इसका मतलब है कि संस्कृतिकरण से जो सामाजिक परिवर्तन होगा, जो सांस्कृतिक परिवर्तन होगा, उसके अपने लिमिटेशंस हैं। दूसरा, खुद एम.एन. श्रीनिवास ने ही कहा है कि संस्कृतिकरण एक जटिल अवधारणा है, एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। ये उतना सामान्य अवधारणा नहीं है, उतना सामान्य प्रक्रिया नहीं है जो देखने में लगता है। इसके अंतर्गत काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है और कोई एक मॉडल भी नहीं है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में ब्राह्मणीकरण की प्रक्रिया को अपनाई गई तो कुछ जातियों ने राजपूतीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई तो कुछ जातियों ने वैश्य समुदाय के जीवन पद्धति को अपनाया। और इस तरह से हम देखते हैं कि यह जो अवधारणा है यह एक जटिल अवधारणा है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है इसमें खुद में अंतर्विरोध है। राइट, कैसी अंतर्विरोध है? क्योंकि संस्कृतिकरण से जहाँ पुरुष
पुरुष की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, वहीं स्त्री की जो स्थिति है इसमें नकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, और इसलिए इस कॉन्सेप्ट में अपने आप में अंतर्विरोध है और इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। चौथा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारतीय समाज में न केवल संस्कृतिकरण है बल्कि विसंस्कृतिकरण की प्रक्रिया भी है। विसंस्कृतिकरण की प्रक्रिया, ये विसंस्कृतिकरण की प्रक्रिया का मतलब क्या है? डिसंस्कृटाइजेशन, कि भारतीय समाज में उच्च जातियाँ भी निम्न जाति के व्यवहार प्रतिमान को अपना रही है, और इसके कारण जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा उस सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन को संस्कृतिकरण दिखाने में सक्षम नहीं है, और इसलिए इसका लिमिटेशन है। पांचवा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ लोग का मानना है कि संस्कृतिकरण दरअसल पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया है, ये कोई अलग नहीं है, इसे अकल्चरेशन के रूप में देखा जा सकता है, पर संस्कृति ग्रहण के रूप में देखा जा सकता है, उससे ये भिन्न नहीं है और इसलिए भी इसकी खुद की सीमाएं हैं। इसके अलावा कुछ लोग का मानना है कि संस्कृतिकरण मुख्यतः सांस्कृतिक परिवर्तन को स्पष्ट करता है, जबकि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को यह स्पष्ट नहीं करता है, और इस प्रकार संस्कृतिकरण की ये लिमिटेशंस हैं। इस लिमिटेशंस के बाद जो है फिर आपको निष्कर्ष लिखना होता है, और निष्कर्ष जो है संस्कृतिकरण के संदर्भ में, तो आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा की कुछ निश्चित सीमाएं हैं, लेकिन इन सीमाओं के बावजूद संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भारतीय समाज में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करती है, और इसलिए यह आज भी भारतीय समाज में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन को समझने में उपयोगी है, और इसलिए यह समकालीन समाज के लिए प्रासंगिक है।